हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंसेस पर आपका वेलकम है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है जनन। इसके पहले बच्चों, जनन क्या होता है, जनन की परिभाषा क्या होती है, जनन के प्रकार क्या होते हैं, साथ ही साथ हमने नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के साथ ढेर सारे क्वेश्चन को बच्चों कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुष्पों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को जिसका नाम है पुष्पों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों, इसमें जो आपको पहली हेडिंग पढ़नी है पुष्पों में जनन वो है इंट्रोडक्शन यानी परिचय क्या होता है। इंट्रोडक्शन की बात करें बच्चों तो हम फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? यानी बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बात करें। बच्चों, आपको जो पुष्पों में जनन में पहली हेडिंग पढ़नी है वो पढ़नी है इंट्रोडक्शन यानी परिचय क्या होता है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं फ्लावर के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए बच्चों ये पहला पॉइंट देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि पुष्प पौधों का कौन सा अंग है। पुष्प पौधों का प्रजनन अंग है, यानी जो फ्लावर होते हैं बच्चों वो प्लांट के सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। क्लियर है? और दूसरा पॉइंट कह रहे हैं इसके द्वारा यानी पुष्प के द्वारा ही बीज तथा फल का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी फ्लावर के द्वारा सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होता है किसी भी प्लांट में। तीसरा जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये लिख रहा है कि पुष्प में नर तथा मादा जनन अंग पाए जाते हैं। क्लियर है? तभी तो ये बच्चों प्रजनन अंग है, क्योंकि नर तथा मादा जननांग जो होते हैं वो प्रजनन अंग कहलाते हैं, जिनकी सहायता से जनन की प्रक्रिया होती है या जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, अब फ्लावर जो होते हैं ये जनन अंग के आधार पर ये दो तरह के होते हैं बच्चों। पहला बाइसेक्सुअल यानी उभयलिंगी और दूसरा है यूनिसेक्सुअल यानी एकलिंगी। क्लियर है बच्चों? उभयलिंगी का मतलब हो गया कि अगर एक ही पुष्प में नर तथा मादा दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं तो उनको उभयलिंग या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। वहीं दूसरा जो आपको देखना है कि किसी पुष्प में अगर एक ही अंग हो, ठीक है, केवल नर अंग या केवल मादा अंग होते हैं तो ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल या फिर एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इसमें आपने देखा कि पुष्प पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, इन्हीं के द्वारा बीज तथा फल का निर्माण होता है। पुष्प जो होते हैं वो जनन अंग के आधार पर, सेक्स ऑर्गन के आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हम बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी कहते हैं या फिर यूनिसेक्सुअल या एकलिंगी कहते हैं। अगर एक ही पुष्प में बच्चों मादा जनन और नर जनन अंग दोनों उपस्थित हों तो ऐसे पुष्प को आप उभयलिंगी की कैटेगरी में रखते हो। वहीं अगर एक पुष्प में सिर्फ नर जनन तंत्र हो या फिर मादा जनन तंत्र हो तो इसको बच्चों आप कहां पे रखोगे, एकलिंगी पुष्प की कैटेगरी में आप रखते हो। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करेंगे यानी पुष्प की संरचना की बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? यहां पे अगर आप ध्यान से समझें तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर जहां पर पेन चल रहा है इसको हम परागकोश या एंथर कहते हैं। इसी को सपोर्ट करने वाला एक फिलामेंट होता है जिसको हम तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। कहीं कहीं किताब में पुंतंतु भी लिखा गया है। यानी परागकोश और तंतु ये मिलकर पुंकेसर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों? पुंकेसर का निर्माण करते हैं, जो कि नर जनन तंत्र का हिस्सा है, यानी इसको नर जनन तंत्र आप कहते हो। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें बच्चों वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, क्लियर है बच्चों, ये तीन हिस्से मिलकर स्त्री केसर यानी गैनोसियम का निर्माण करते हैं। क्लियर है बच्चों? इसके बाद फ्लावर में बीजांड यानी ओव्यूल पाए जाते हैं। फिर क्या होता है? कोरोला होता है यानी दलपुंज होता है, फिर कैलिक्स होता है यानी बाह्य दल होता है, फिर थैलमस होता है जिसे पुष्पासन कहते हैं, फिर पेडिकल होता है जिसे पुष्पदंड कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो एक एक पार्ट्स को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे यहां पर। तो बच्चों एक एक पार्ट्स को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला आपको जो पार्ट देखना है फ्लावर का वो है कैलिक्स, जिसको आप बाह्य दल के नाम से जानते हो। किसके नाम से? बाह्य दल के नाम से जानते हो। यानी ये कैलिक्स है, ये हिस्सा क्या है बच्चों? ये कैलिक्स है। सामान्यतः ये हरे रंग के सबसे बाहरी चक्र होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों? ये सामान्यतः हरे रंग के होते हैं, सबसे बाहरी चक्र होते हैं। क्लियर है? ये वाला हिस्सा जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हो बच्चों ये बाह्य दल है जिसको आप कैलिक्स कहते हो। ठीक है? ये क्या कार्य करते हैं? ये पुष्प की रक्षा करते हैं और साथ ही साथ जब पुष्प बच्चों कली अवस्था में होता है तो उसके लिए भोजन का निर्माण भी करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी करते हैं। ज्यादातर उदाहरण बच्चों आप देख सकते हो चाइना रोज यानी गुड़हल, मस्टर्ड यानी सरसों। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको देखना बच्चों, ऊपर की तरफ आप देख रहे होगे ये करोला है यानी दलपुंज बोलोगे। क्या बोलोगे? दलपुंज यानी करोला। ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको कलरफुल स्ट्रक्चर जो ये पंखुड़ियां दिख रही हैं ये दलपुंज होती है यानी कोरोला होता है। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर लिखा हुआ भी है कि रंगीन पंखुड़ियां जो दूसरा चक्र होते हैं, क्लियर
क्लियर है। तो ये जितने स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, कलरफुल दिख रहे हैं, चमकीले दिख रहे हैं, ये क्या है, दलपुंज हैं, जिनको हम कोरोला के नाम से जानते हैं। क्लियर है बच्चों। इनका कार्य क्या होता है, पराग निषेचन के लिए ये कीटों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्लियर है। ये पराग निषेचन के लिए बच्चों क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। ज्यादातर उदाहरण आप देख सकते हो गुलाब, चमेली, इन सब में देख सकते हो। क्लियर है। उसके बाद तीसरा हिस्सा आप देख सकते हो पुंकेसर, जिसको अभी हमने देखा कि परागकोश और तंतु मिलकर निर्माण करते हैं। ये परागकोश और तंतु मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे, पुंकेसर का निर्माण कर रहे थे बच्चों। ये नर जनन अंग है, जो कि तीसरा चक्र है। इसका कार्य है परागकण का निर्माण। ठीक है, अभी हम बात करते हैं परागकण क्या होते हैं। तो ये परागकण का बच्चों क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उदाहरण तौर पे ज्यादातर ये देखने को मिलता है लिली और सरसों में। क्लियर है। उसके बाद ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, ठीक है, कौन सा हिस्सा, ये वाला वर्तिकाग्र। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। क्लियर है। ये तीन हिस्से मिलकर किसका निर्माण करते हैं बच्चों, स्त्री केसर यानी गैनोसियम का निर्माण करते हैं, जो कि मादा जनन अंग है। ये सबसे भीतर की तरफ का वाला चक्र है, यानी सबसे अंदर की तरफ चक्र है। अगर हम इसके कार्य फंक्शन की बात करें तो बच्चों ये अंडाणु का निर्माण करते हैं तथा उनको क्या करते हैं, संरक्षित रखते हैं। एग्जाम्पल आम और मटर भी आप देख सकते हो। क्लियर है बच्चों। उसके पास ये थैलमस है और ये पुष्पदंड यानी पेडिकल है। ठीक है, आप ध्यान समझिए, पुष्पासन व पुष्पदंड पुष्प को सहारा प्रदान करते हैं और ये सभी पुष्पों में पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आप ध्यान समझें तो यहाँ पे एक एक हिस्से को हम क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। क्लियर है, थोड़ा क्या डिटेल में इनको हम पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे पुंकेसर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, पुंकेसर के बारे में बात करेंगे। यानी फ्लावर का ये वाला हिस्सा जब आप इसको कट करोगे बच्चों, क्या करोगे, इसको कट करोगे और कट करके अलग से देखोगे तो कुछ इस तरह का डायग्राम ये आपको नजर आएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्लियर है। ये पुंकेसर यानी एंड्रोसियम होते हैं। यह पुष्प का नर जनन अंग है बच्चों। ये अनेक एक भी हो सकते हैं और कई भी हो सकते हैं, इनकी संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। क्लियर है। यह अनेक या अनेक, एक या अनेक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। क्लियर है। और प्रत्येक पुंकेसर में दो भाग होते हैं। पहला देख सकते हैं आप परागकोश और दूसरा क्या होता है, तंतु होता है। क्लियर है। अभी हमने जस्ट इसके नीचे बात किया था कि आप देखेंगे यहाँ पे परागकण क्या होते हैं। तो आप देखिए परागकण, इनमें देखिए पुंकेसर में जो परागकोश वाला हिस्सा है ये आपको छोटे छोटे सरसों जैसे स्ट्रक्चर यानी दाने जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यही परागकण होते हैं। तो इन्हीं का बच्चों इनके अंदर क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर है। इसका इसी के अंदर क्या होता है, निर्माण होता है। अगर परागकोश के बारे में बच्चों बात करें तो ये सामान्यतः द्विखंडी होता है, यानी बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। अगर आप स्ट्रक्चर इसका देखोगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। ये 4 पालियों में डिवाइड होता है। कितने पालियों में, 4 पालियों में, यानी 1, 2, 3 और 4, ये अलग अलग डिवाइड होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखिए प्रत्येक खंडी में 2 परागकोश थैले यानी पॉलन सेक होते हैं। तो एक खंड ये वाला हो गया और दूसरा खंड ये वाला हो गया। तो एक खंड में कितने पालियां हैं, 2 पालियां हैं। क्लियर है। तो प्रत्येक खंडी में 2 परागकोश होते हैं। पहला परागकोश ये, दूसरा ये। क्लियर है। इसको हम पॉलन सेक कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो इन्हीं में जो होता है, ध्यान समझिएगा, इन्हीं खानों में परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो ध्यान से फिर समझिएगा, पुंकेसर यह पुष्प का नर जनन अंग है। ये कई पुंकेसरों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक पुंकेसर में 2 हिस्से होते हैं जिनको परागकोश या तंतु के नाम से जानते हैं। इनमें अगर फंक्शन की बात करें तो इनमें परागकण का निर्माण होता है। सामान्यतः ये द्विखंडी होते हैं और प्रत्येक खंड में 2 परागकोश थैले बनते हैं। क्लियर है बच्चों। इसके बाद आपको बच्चों जो देखना है वो स्त्री केसर के बारे में देखना है। किसके बारे में बच्चों, स्त्री केसर यानी गैनोसियम के बारे में बात करेंगे। क्लियर है। अगर आप डायग्राम से समझे बच्चों, ये पुष्प वाला जो डायग्राम है, अगर इस हिस्से को, इतने हिस्से को हम कट करके बाहर से निकाल दें, क्लियर है, इतने वाले हिस्से को, क्लियर है, इतनी बात ठीक है, समझ में आ रही है। ये वर्तिका और अंडाशय को अगर कट करके बाहर निकाल दें तो ये स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस तरह से नजर आएगा। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है बच्चों, ठीक है, ये क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। ठीक है। और ये बीच वाला जो हिस्सा है ये वर्तिका कहलाता है और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। तो बच्चों स्त्री केसर कहते किसको, तो ध्यान रखेंगे ये पुष्प का मादा जनन अंग है। यानी स्त्री केसर जो फ्लावर का होगा वो फीमेल पार्ट होता है। क्लियर है। पुंकेसर की तरह ये भी सामान्यतः एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर बने होते हैं। देखिए बच्चों, ठीक है,
अगर हम पुंकेसर की बात करें तो ये 2 भागों से बना था, जबकि स्त्रीकेसर कितने भाग से, 3 भाग से। इसमें परागकोश और तंतु थे, जबकि इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय हैं, यानी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हैं। क्लियर है बच्चों। अगर हम एक एक पॉइंट्स की बात करें, ध्यान समझिएगा, यहां से एक बात और समझ लीजिए, ये जो परागकण है, यही जो परागकण है छोटे छोटे, ये निकल कर यहाँ पे यानी वर्तिकाग्र पर आकर ठहरते हैं। ठीक है, ये यहीं पे चिपक जाते हैं, क्योंकि वर्तिकाग्र जो होता है वो चिपचिपा होता है और इसका जो फंक्शन है, ये परागकण को क्या करता है, ग्रहण करता है। क्लियर है। अब ये वर्तिकाग्र जब अपने ऊपर परागकण को ले लेगा, यहीं से पराग नली का निर्माण होता है। अभी हम बात करते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो पराग नली का निर्माण होगा, तो इसी के थ्रू ये जो परागकण है ये कहाँ आएंगे, अंडाशय के अंदर आते हैं। क्लियर है। तो वर्तिका का काम बच्चों होता है वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ना। क्लियर है। अगर अंडाशय की बात करें तो सबसे निचला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, ये अंडाशय कहलाता है। और इसमें ये देख रहे हो आप, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बीजांड होते हैं, यानी ओव्यूल होते हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है और इनको संरक्षित किया जाता है। और ध्यान रखना है कि निषेचन के बाद ये जो बीजांड हैं ये सीड में बदल जाते हैं और अंडाशय जो होगा ये फल में बदल जाता है। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब एक और पॉइंट आपको ध्यान देना है, यहाँ पे परागकण के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, परागकण, यानी ये जो छोटा वाला स्ट्रक्चर है बच्चों, ये परागकोश के अंदर जो छोटा वाला स्ट्रक्चर है, ये जब इसको माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो कुछ इस तरह से ये दिखता है बच्चों। क्लियर है। तो आपको पता है परागकोश में किसका निर्माण होता है, परागकण का। तो परागकोश में परागकण बनते हैं। अब देखने पे ये कैसे हैं, छोटे हैं। ठीक है, तो ये कैसे हैं, गोल हैं, छोटे हैं, अंडाकार भी हो सकते हैं। तो परागकण बच्चों सूक्ष्म होंगे, गोल होंगे या अंडाकार होंगे। क्लियर है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो ये देखिए सबसे बाहर की तरफ जो दीवार है, ये बाहर की दीवार, इसको मोटी दीवार कहते हैं, ये एक्साइन कहलाती है। और इसके अंदर की जो दीवार होती है बच्चों, ये पतली दीवार, जिसको इंटाइन कहते हैं। इसके अंदर ये केंद्रक कोशिका पाई जाती है, जिसको जनरेटिव सेल्स कहते हैं। और ये एक और सेल्स है जिसको नलिका कोशिका कहते हैं, यानी ट्यूब सेल्स कहते हैं। यही बच्चों जो होती है पॉलन ग्रेन लाने के लिए पराग नलिका का निर्माण करती है। क्लियर है। अगर हम इसके परागकण के कार्य की बात करें तो परागकण में नर युग्मक होते हैं जो निषेचन में भाग लेते हैं। इतनी बात समझ में आई। क्लियर है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया किसको, पार्ट्स ऑफ फ्लावर को डिस्कस किया। तो बच्चों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।